हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। माता कृष्णावंती महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर आए। इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हम पिछली क्लास में कहानी बूढ़ी काकी का अध्ययन कर रहे थे। इस कहानी में आपने बूढ़ी काकी के बारे में, उनके भतीजे, उनकी भतीजे की पत्नी और लाडली, इन सब के बारे में पढ़ते हुए उस कथा का अध्ययन किया था। ये कथा हमें क्या संदेश देती है? यह कथा हमें अपने बड़ों का आदर करना सिखाती है कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो आज हम कहानी के तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा करेंगे। तो कहानी के तत्वों के आधार पर हम इसकी समीक्षा करते हैं। कहानी के तत्वों के अंतर्गत सर्वप्रथम बात करते हैं कहानी के शीर्षक की। तो कहानी का शीर्षक कैसा होना चाहिए? कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि वह अत्यंत ही छोटा हो, प्रभावशाली हो तथा आकर्षक हो। कहानी के शीर्षक के द्वारा ही हमें कहानी की कुछ रूपरेखा समझ में आ जानी चाहिए। तो ये जो शीर्षक है बूढ़ी काकी, वह अपनी कहानी को प्रस्तुत करने में सक्षम है। तो यह जो शीर्षक है, कहानी के तत्वों के आधार पर अगर हम शीर्षक को देखें तो यह अपनी कहानी के साथ हमें उचित न्याय करता हुआ प्रतीत होता है। अतः यह शीर्षक बिल्कुल ही सही है। दूसरी हम बात करते हैं कथा वस्तु की। कोई भी जो कथा वस्तु होती है वो पूरी कहानी का शरीर कही जा सकती है, क्योंकि पूरी कहानी की जो रूपरेखा है वो एक कथा वस्तु ही है। पूरी कहानी उसी पर ही टिकी हुई होती है कि वो कहानी कैसी है। जो कथा वस्तु है वो अत्यंत ही रोचक होनी चाहिए, कुछ कौतूहलपूर्ण होनी चाहिए। ये जो कहानी है हमारी बूढ़ी काकी, इसमें भी इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखा गया है। कथा वस्तु के आधार पर अगर हम कहानी को देखें तो समाज और मनोविज्ञान को लेकर लिखी गई ये कहानी है। बूढ़ी काकी कहानी में प्रेमचंद जी ने मानव की जो स्वार्थी और कृतज्ञतापूर्ण जो मानसिकता है उसका अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया है। तो कहानी अपने यहाँ पर कथा वस्तु के साथ भी पूरा न्याय करती हुई प्रतीत होती है। कहानी की कथा वस्तु क्या है? कहानी की कथा वस्तु के अंतर्गत बूढ़ी काकी हैं जिनका एक भतीजा है, एक भतीजे की पत्नी है। ये दोनों ही बूढ़ी काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, और उनके जो दो बच्चे हैं, दो पुत्र, वो भी अपने माता पिता की देखा देखी अपनी काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। लेकिन एक उनकी पुत्री है लाडली, जो कि इनके साथ सांत्वना रखती है, इनके बारे में चिंता करती है, वो इनका पूरा ध्यान रखती हैं। घर में समारोह के अंतर्गत जब बूढ़ी काकी को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता और समारोह में जाने पर वे गुस्सा होकर उसे वापस कमरे में बंद कर देते हैं, तब एक लाडली ही है जो अपने हिस्से की पूरियां लेकर उनके पास जाती है और उन्हें खिलाती है। लेकिन अंत में रूपा को भी अपनी गलती का एहसास होता है जब वो बूढ़ी काकी को जूठी पत्तलों में से खाना खाते हुए देखती है। तब वह अपनी गलती को महसूस करती है तथा बूढ़ी काकी को खाना खिलाती है। तो यह है इस कहानी की कथा वस्तु। तो इस कहानी की कथा वस्तु अंत तक अपने जो कथानक के साथ पूरी तरह से न्याय करती हुई चलती है। अगली हम बात करते हैं संवाद की। किसी भी कहानी के अंतर्गत संवाद होना बहुत ही आवश्यक है। संवाद कथा को एक गति प्रदान करते हैं, कथा को जो स्पष्टता होती है वह प्रदान करते हैं, और संवादों के द्वारा ही जो कथा वस्तु है वह अत्यंत ही रोचक तथा प्रभावशाली बनती है। लेकिन प्रेमचंद जी ने इसके अन्यथा संवादों को अपनी कथा में बहुत ही कम स्थान दिया है। जहाँ पर पंडित बुद्धिराम जी और पत्नी रूपा है वो अकेले ही बोलते हुए दिखाई
देते हैं। उनके साथ कोई अन्य वार्तालाप करता हुआ दिखाई नहीं देता है। केवल अंत के कुछ दृश्यों में जब लाडली बूढ़ी काकी के लिए खाना लेकर जाती है, तब वहाँ पर बूढ़ी काकी में और लाडली में कुछ संवाद हमें दिखाई देता है। जब बूढ़ी काकी लाडली को यह पूछती है कि क्या यह खाना तुम्हारी माँ ने दिया है, तब लाडली उन्हें बताती है कि नहीं, यह खाना मेरी माँ ने नहीं दिया है, यह तो मेरे हिस्से की पूरियाँ हैं। बूढ़ी काकी तब उसे और खाना मंगाती है। तब लाडली कहती है कि नहीं, माँ सो रही हैं और वो मुझे मारेंगी। हमें कथानक के अंतर्गत, इस कथा के अंतर्गत केवल इतना ही संवाद दिखाई देता है, लेकिन इसके बिना भी यह कहानी अत्यंत ही सफल कहानी मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहानी की भाषा शैली। भाषा शैली, तो कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कहानी की भाषा का अपने देश काल के, अपने समय के अनुरूप होना बहुत ही आवश्यक है। कहानी के अंतर्गत जो भाषा शैली है वह भी स्वाभाविकता लिए हुए होनी चाहिए। उसमें सहजता, सरलता, स्पष्टता, इन सब गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है। भाषा जितनी सरल होगी, जितनी आसानी से पढ़ने वाले को वह भाषा समझ में आएगी, उतनी ही अच्छी से वह कहानी के अंतर्गत जो मनोभाव हैं, जो विचार हैं, इन सबको समझ पाएगा। बूढ़ी काकी कहानी के अंतर्गत भी जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह अत्यंत ही सहज, सरल और स्पष्ट है। वह कहानी में स्वाभाविकता लाती हुई हमें प्रतीत होती है। कहानी के तत्वों के आधार पर देखें तो भाषा शैली जो है वो बहुत ही उचित है। बहुत ही अच्छी भाषा शैली का जो उपयोग है वो बूढ़ी काकी कहानी के अंतर्गत किया गया है। जो संवाद हैं वो भी प्रभावशीलता छोड़ते हुए उसमें प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पात्र अथवा चरित्र चित्रण। कहानी के अंतर्गत जो पात्र हैं उनमें सबसे पहला पात्र है स्वयं बूढ़ी काकी का। बूढ़ी काकी का पात्र कैसा पात्र है? बूढ़ी काकी जो है बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करने वाली हो गई है। आपने सुना ही होगा कि बुढ़ापे में बचपन लौट आता है। जब उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो वह बड़ी ही ज़ोर ज़ोर से, जिसको कह सकते हैं गला फाड़ फाड़ कर रोना शुरू कर देती हैं। उनकी कोई भी चीज़, जो छोटी छोटी बातों पर कोई चीज़ अगर उन तक नहीं पहुंचती है, बाज़ार से कुछ सामान आया है, उनको नहीं पूछा गया है, तो ऐसी सभी बातों पर वो रोना शुरू कर देती हैं। और समारोह के अंतर्गत भी जब उन तक खाना पहुंचने में कुछ देर हो जाती है तो वो आती हुई खाने की खुशबू को देखकर अपनी भूख को रोक नहीं पाती हैं। इसके अलावा जो बूढ़ी काकी का चरित्र है वो बहुत ही शांत दिखाई गई हैं। जब रूपा उन्हें डांट कर भेज देती है तब भी वो खुद की ही गलती स्वीकार करती हैं कि अवश्य मैंने ही गलती की होगी, मुझे कुछ देर और रुक जाना चाहिए था। बूढ़ी काकी एक अत्यंत ही सौम्य व्यक्तित्व की दिखाई गई हैं, क्योंकि कहानी के अंत में जब रूपा उनसे खाने के लिए कहती है और माफ़ी मांगती है तो वो तुरंत ही बच्चों की तरह उसे फटाफट माफ़ कर देती हैं और पूरे मनोयोग से खाना खाने लग जाती हैं। दूसरा जो चरित्र है वो है इनके भतीजे का, पंडित बुद्धिराम जी का। पंडित बुद्धिराम वैसे तो अत्यंत ही शांत और सौम्य बताए जाते हैं, लेकिन जब कोई भी बात इनके अनुरूप होती हुई दिखाई नहीं देती है तो इन्हें अत्यंत ही क्रोध आ जाता है। जब ये अपने जायदाद अपने नाम लिखवा रहे थे तब तो ये बड़े ही सहज और सरल प्रतीत हो रहे थे, लेकिन इनका व्यवहार अत्यंत दोगला दिखाया गया है। क्योंकि जब बूढ़ी काकी इनके नाम जायदाद लिख चुकी, उसके बाद इनका व्यवहार अत्यंत ही बदल जाता है। जब बूढ़ी काकी किसी बाहर के व्यक्ति से भी बात करती हैं तो वो इन्हें पसंद नहीं आता है और ये उन पर गुस्सा हो जाते हैं। इसके अलावा जब समारोह के अवसर पर जब सब मेहमान खाना खा रहे थे तब बूढ़ी काकी उस समारोह में आ जाती हैं, तब भी यह अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं और बूढ़ी काकी को घसीटते हुए उनके कमरे में छोड़ आते हैं। तो इनका व्यक्तित्व अत्यंत ही क्रोधी जो प्रतीत होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी पत्नी की, जो है रूपा। रूपा है वो
अत्यंत क्रोधी स्वभाव की ही दिखाई गई हैं, क्योंकि वो भी बूढ़ी काकी को समय पर खाना, कपड़ा इत्यादि नहीं देती हैं। ये जो है पल पल में क्रोधित हो जाती हैं। ये भी बूढ़ी काकी को जब खाने के पास कड़ाहे जो हैं खाने के वहाँ पर बैठा हुआ देखती हैं तो अत्यंत ही क्रोधित हो जाती हैं और उन्हें ज़ोर ज़ोर से हिलाकर वहाँ पर ना आने के लिए डांटती हैं। तब बूढ़ी काकी चुपचाप रेंगते हुए अंदर चली जाती है। लेकिन ये जो रूपा है वह ईश्वर से डरती है, ईश्वर में अत्यंत आस्था रखने वाली बताई गई है। इसी कारण जब अंत में यह बूढ़ी काकी को जूठी पत्तलों में से खाना खाते हुए देखती है तो यह ईश्वर से डरती है, ईश्वर से इस बात के लिए माफ़ी मांगती है तथा खाने का थाल सजाकर बूढ़ी काकी को देकर आती हैं। इन सब के अलावा हमें पात्रों में 2 पुत्रों के बारे में पता चलता है। 2 पुत्र हैं बुद्धिराम के और रूपा के। इनका कुछ अत्यंत चरित्र चित्रण कथा के अंतर्गत नहीं किया गया है। इनके बारे में केवल इतना ही कहा गया है कि जब यह पंडित जी और रूपा को काकी के साथ बुरा बर्ताव करते हुए देखते थे तब यह दोनों भी बूढ़ी काकी के साथ बुरा बर्ताव करते थे, उनके साथ शरारतें करते थे, कभी उन्हें चिकोटी काट देते थे, कभी उन पर कुल्ला कर देते थे। तो इस तरह का चरित्र चित्रण इनका किया गया है। जो नेक्स्ट चित्रण हमें दिखता है, जो अंतिम पात्र है वो है लाडली। तो लाडली का चरित्र हमें बहुत ही करुणामयी और संवेदनशील दिखाया गया है। लाडली बूढ़ी काकी के प्रति अत्यंत संवेदना रखती है। उसे अच्छा नहीं लगता है जब बूढ़ी काकी के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। लाडली अपने हिस्से की पूड़ियाँ बचाकर बूढ़ी काकी के लिए लेकर जाती है। यह जो क्रम है, यह जो अपनी पूड़ियाँ बचाकर बूढ़ी काकी के लिए लेकर जाना, इससे हमें इसके स्नेहशील और दूसरों की चिंता करने वाले व्यवहार को दर्शाती हुई है घटना है। लाडली अत्यंत ही करुणामयी है जो कि माँ से छुपकर बूढ़ी काकी के लिए पूड़ियाँ लेकर जाती हैं। उसे यह चिंता रहती है कि बूढ़ी काकी भूखी है, उन्हें अब तक बहुत ही भूख लगी होगी। तो यह है कुछ पात्र तथा उनका चरित्र चित्रण। अब हम बात करते हैं देश काल की। नेक्स्ट है देश काल अथवा वातावरण। देश काल अथवा वातावरण से तात्पर्य है कि जो कहानी है वो कौन से समय के अंतर्गत लिखी गई है। जो घटनाएं हमें कहानी के अंतर्गत बताई जा रही हैं, क्या आसपास का माहौल भी वैसा ही है। कहानी में जो देश काल है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश काल के कारण ही हमें जो कहानी है वो स्वाभाविक सी प्रतीत होती है। परिवेश का जो प्रस्तुतिकरण होता है वह आता है देश काल के अंतर्गत। तो बूढ़ी काकी के अंतर्गत हम देखें तो आसपास के माहौल का, भाषा का लेडीज़ का मतलब आना उनके घर गीत गाना, नीचे बैठकर मेहमानों का भोजन करना, ये सब जो वातावरण हमें दिखाया गया है वह सब बूढ़ी काकी कहानी के देशकाल या वातावरण के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। यह सारा जो वातावरण है वह कहानी को अत्यंत ही सजीवता और स्वाभाविकता प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहानी के उद्देश्य। कहानी का जो अंतिम तत्व है वो है कहानी का उद्देश्य। किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर ही प्रत्येक कहानी लिखी जाती है। प्रत्येक कहानी का एक उद्देश्य होता है कि कहानी उस उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई है अथवा नहीं हुई है। यह सब देखने के बाद ही किसी भी कहानी को सफलता अथवा असफलता का प्रमाण पत्र दिया जाता है। किसी भी कहानी का कोई भी उद्देश्य हो सकता है, जैसे कि कोई शिक्षा प्रदान करना, मनोरंजन का उद्देश्य है, किसी सामाजिक सुधार का उद्देश्य है, किसी निम्न वर्ग या जो दलित और शोषित वर्ग हैं उनकी समस्याओं को उजागर करने का उद्देश्य है। तो ऐसे किसी भी उद्देश्य को लेकर कहानी लिखी जा सकती है। तो बूढ़ी काकी कहानी का जो उद्देश्य है वो हमें क्या दिखाई देता है। बूढ़ी काकी कहानी के उद्देश्य के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि
जो काकी हैं उसका आदर सम्मान नहीं किया जाता। तो बड़ों के आदर सम्मान के बारे में बताना ही इस कहानी का उद्देश्य कहा जा सकता है। इस कहानी के अंतर्गत अंत में यह स्पष्ट किया जाता है कि बड़े बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। उन्हें बहुत लंबी चौड़ी आकांक्षाएं उनकी नहीं होती हैं, उनके ऊंचे ऊंचे सपने नहीं होते हैं, बड़ी आकांक्षाएं वो नहीं रखते हैं। केवल छोटी छोटी बातों में उनकी छोटी छोटी परवाह ही उन्हें अत्यंत खुश कर देती है। तो यह कहानी अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल हुई है, क्योंकि इस कहानी का उद्देश्य है कि बड़ों का आदर सम्मान किया जाए। तो यह कहानी अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल मानी जा सकती है। प्रेमचंद जी की जो सभी कहानियाँ हैं वो ऐसे ही सामाजिक मुद्दों को लेकर ज़्यादातर लिखी गई हैं। इन्होंने निम्न स्तर के जो लोग हैं, जो दलित और शोषित वर्ग है, इनको लेकर बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो अफसरों की तानाशाही थी, उनकी लाल फीताशाही थी, उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं और अपनी प्रत्येक कहानी में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। इसी कारण प्रेमचंद जी को मील का पत्थर, कहानी साहित्य में मील का पत्थर कहा जाता है। इनकी लिखी हुई कहानियाँ सर्वप्रसिद्ध हैं तथा अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल होती हैं। आज हमने कहानी के तत्व जो हैं, बूढ़ी काकी के कहानी के तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा की है। हमने शीर्षक, कथा वस्तु, संवाद, भाषा शैली, देशकाल, उद्देश्य और चरित्र चित्रण इत्यादि तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा की है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।